हलचल का स्पेशल एपिसोड। खास मुलाकात में मेरठ हलचल की टीम पहुंची है मेरठ के जिले के छोटे से गांव जानी कला में। हमारी टीम आज एक ऐसी शख्सियत से बात करेगी जो छोटी सी उम्र में ही अपनी प्रतिभा के बूते राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुकी हैं। उम्र कम थी, क्लास छोटी थी, लेकिन जज्बा बड़ा था, जिसे लेकर फातिमा शाहिद ने काम शुरू किया। केवल 10 साल की उम्र में बचपन बचाओ आंदोलन शुरू करने वाली फातिमा शाहिद बच्चों की ज़िंदगी में रंग भरने का काम करने लगी। जब वह प्राथमिक शिक्षा ले रही थी, उसी दौरान उन्हें ख्याल आया कि गांव के कुछ बच्चे बाल श्रम मजदूरी करते हैं, जिसके कारण उनकी पढ़ाई अधर में लटकी हुई है। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि ऐसे परिवारों को वो समझाएगी और ख़ासकर लड़कियों की शिक्षा के लिए वो उनके परिजनों को समझाकर शिक्षा पूरी कराने के लिए उनसे गुहार लगाएगी। इसी के चलते उन्होंने जानी कला गांव में घर घर जाकर शिक्षा की अलख जगाई। आज फातिमा 20 साल की हो चुकी हैं और आज भी वो कई छात्रों को फ्री में ट्यूशन दे रही हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जब उन्होंने अपना जीवन शुरू किया तो उन्हें देश की नामचीन कई हस्तियां अपने सम्मान से नवाज चुकी हैं और इसी मुहिम को बढ़ाने के लिए अब उनके ससुराल वालों का भी उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। उम्र कम थी, क्लास भी छोटी थी, लेकिन खुद से कही बात बहुत बड़ी थी, जिसको लेकर खिलौनों से खेलने की उम्र में कुछ बड़ा करने की ठान ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेरठ जिले के जानी कला गांव की रहने वाली फातिमा शाहिद की, जिसने अपनी छोटी सी उम्र में ही खुद की एक अलग पहचान कायम कर ली और उसी पहचान को आज भी आगे बढ़ाते हुए फातिमा शाहिद लगातार एक सजग शिक्षा प्रहरी की तरह बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करके मुख्य पटल पर लाने का काम बखूबी कर रही हैं। चर्चित समाज सेविका फातिमा शाहिद से तो आपका स्वागत है मेरठ हलचल में। फातिमा जी, आपका जिस तरह का आपने कार्य किया है उस समय किस तरह की व्यवस्था थी और कहाँ से आपने शुरू किया था? एक्चुअली जब मैं कक्षा 5 में पढ़ती थी तभी मुझे पता चला था कि बच्चों को काम करना या बाल मजदूरी करना गलत बात है और मतलब ये कानूनी जुर्म है। तो मुझे तभी से पता चला था, तो हमने तभी से ही ये काम करना शुरू किया था। ये जज्बा आपके अंदर कहाँ से आया? ये मतलब बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा हमें ये पता चला था, तो ये जज्बा हमें श्री कैलाश सत्यार्थी द्वारा ही मिला था। किस तरह से आप संगठन से जुड़ी थी? किस तरह से आपको पता लगा था कि एक संगठन इस तरह का कार्य कर रहा है? वो हमारे गांव में मतलब हमारा एक मुसलमानों का गांव है, यहाँ मतलब बच्चों की स्थिति है ना, स्कूल में बहुत ही ज़्यादा कम बच्चे पढ़ना चाहते थे, तो वो यहाँ संगठन काम करने के लिए आया था, तो हम इस तरीके से जुड़े थे बचपन बचाओ आंदोलन से। कितने बच्चों को आप अब तक इस तरह से जोड़ चुकी हैं अपने साथ? कम से कम रोहटा और जानी ब्लॉक से हम 500-600 बच्चों को जोड़ चुके हैं। किस तरह का संघर्ष रहा आपका इस दौरान? कठिन परिस्थितियां भी रही होंगी, घर वालों को भी समझाना इस तरह के कार्य के लिए किस तरह से आपने घर वालों को तैयार किया? बहुत ही ज़्यादा शुरुआत में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी कि घर वालों को समझाना, बच्चों को समझाना। एक्चुअली हमारे यहाँ मतलब हमारे गांव में 3 तरीके के बच्चे मिलते थे। पहले ये कि जो बच्चे कहीं ना कहीं काम किया करते थे, बाल मजदूरी करते थे। नंबर 2 जो ऐसे बच्चे थे ना तो वे स्कूल जाते थे ना ही वे कहीं पर काम करते थे। मतलब 2 तरीके के बच्चे मिले थे। तो सबसे पहले हमने बच्चों से दोस्ती की थी, तो उसके द्वारा बच्चों से दोस्ती की और उनके पेरेंट्स से मिले, उन्हें समझाया और अपने साथ टीचरों को जोड़ा, अपने पेरेंट्स को जोड़ा, उनके घर घर जाकर संपर्क किया। इस तरीके से हमारा ये प्रयास सफल रहा। परिवार को कैसे तैयार किया आपने? हम उनके घर जाते थे बार बार उन्हें समझाने के लिए कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो, काम कराना गलत बात है। मतलब कितनी तरीके से उन्हें समझाया, बार बार घर गए, कई हफ्तों तक गए, अपने मम्मी पापा को ले गए, पेरेंट्स को ले गए, टीचर को ले गए, मतलब बहुत लोगों को ले गए थे। ऐसा क्या कारण रहा कि गांव में ज़्यादा जो बच्चे थे वो बाल मजदूरी में लिप्त थे? ऐसे क्या स्थिति थी कि परिजन भी उन्हें बाल मजदूरी के लिए भेजते थे? एक्चुअली कुछ लोगों को तो मतलब साक्षरता की कमी थी कि वे सोचते थे कि पढ़ लिख कर क्या होगा, कहाँ मार के नौकरी लगती है। मतलब ज़्यादातर यहाँ गांव के लोग यही सीमित थे कि पढ़ लिख कर नौकरी नहीं लगती, यहाँ तक ही सीमित प्रॉब्लम आई थी कि घर वालों को समझाना, बच्चों को समझाना।
बताया गया है कि बचपन में फातिमा शाहिद ने एक प्रण लिया था कि वह बाल श्रम में जुटे बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराकर उनकी शिक्षा का बीड़ा उठाएंगी और उन्होंने ऐसा ही कुछ कर दिखाया। जब इनकी खिलौनों से खेलने की उम्र थी तो इन्होंने गांव के गरीब बच्चे जो बाल श्रम में जुटे हुए थे उनके अभिभावकों को समझाया और शिक्षा का महत्व बताते हुए उन्हें अपनी छोटी पूंजी की बचत से बड़ा काम करते हुए स्कूल में दाखिला दिलाया। प्रेरणा मिली? ये हमें बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा ये प्रेरणा मिली कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, ना कि काम करना चाहिए। हमें वहीं से ये प्रेरणा मिली है, श्री कैलाश सत्यार्थी द्वारा ये प्रेरणा वहीं से मिली है हमें। किसी आपको सरकार की तरफ से किसी तरह का प्रोत्साहन? नहीं, सरकार के द्वारा हमें कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, लेकिन सम्मान बहुत ज़्यादा मिले हैं। जैसे सबसे पहले हमें 2006 में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित द्वारा सम्मानित किया गया था और उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन जी दिल्ली पर आए हुए थे, उनके द्वारा सम्मान मिला और अंतर्राष्ट्रीय ILO की अध्यक्ष आई हुई थी, उनके द्वारा सम्मान मिला और किरण बेदी जी से मिलने का मौका मिला। मतलब देश की तमाम हस्तियों से मिलने का हमें मौका मिला अपने इस काम से। और 2015 में मुझे मैरी कॉम द्वारा रूपायन अचूवर अवार्ड से भी नवाजा गया था। अब किस तरह से आप कार्य कर रही हैं बाल श्रम को लेकर? एक्चुअली मैंने रोहटा और जानी ब्लॉक में ही ज़्यादातर काम किया है। शुरुआत में मैंने जानी ब्लॉक में मतलब अपने इधर काम किया, फिर उसके बाद हम रोहटा ब्लॉक की तरफ वहाँ पर बच्चों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, ये सब काम किया हमने। तो गांव में जैसे उच्च शिक्षा के लिए कोई माध्यम नहीं है या इंटर कॉलेज नहीं है, आपने भी पढ़ाई बाहर की है, तो यहाँ की जो लड़कियाँ हैं खासकर उनकी शिक्षा किस तरह से यहाँ चल रही है? 8वीं तक तो अपने गांव में ही पढ़ते हैं, उसके बाद गांव से 2 किलोमीटर दूर CLM इंटर कॉलेज, वहाँ से इंटर तक की पढ़ाई होती है। उसके बाद मेरठ ही जाना होता है वो शिक्षा के लिए, वहाँ से पढ़ाई करते हैं। मतलब ज़्यादातर क्या होता था कि हमारे गांव में लड़कियां, खासकर लड़कियां इंटर के बाद रुक जाती थी, क्योंकि यहाँ से सीधे मेरठ जाना पड़ता था ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए। तो जब मैंने इंटर पास की उस साल हमारे गांव की 14 लड़कियां थी इंटर में, हमने पास आउट किया। तो मैंने कुछ लोगों को समझाया जो हमारी मतलब फ्रेंड ही थी कि इन्हें पढ़ाई के लिए आगे भेजे। तो उनमें से कुछ मतलब हमने 6 लड़कियों ने एडमिशन लिया था मेरठ कन्हैया लाल कॉलेज में। फिर अगले साल 25 लड़कियों ने इंटर पास आउट किया, उनमें से 20 लड़कियों ने कन्हैया लाल में ही फर्स्ट मेरिट में नंबर आया था, उन्होंने एडमिशन लिया। इस काम के लिए मतलब कन्हैया लाल की जो प्रधानाचार्य थी उन्होंने मुझे सम्मानित किया था कॉलेज में ही। फातिमा शाहिद का यह कारवां यहीं नहीं रुका। इसके बाद उन्होंने बाल श्रम के खिलाफ कई तरह के आंदोलनों में शामिल होकर बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद की और बच्चों की शिक्षा के लिए कई तरह के कार्य भी किए। उनके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के संस्थापक, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने न सिर्फ उनकी प्रशंसा की बल्कि छोटी सी उम्र में उनके हौसले और जज्बे को देखकर उन्हें सम्मानित भी किया। फातिमा शाहिद की इस लगन और मेहनत की गूंज अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन तक पहुंची तो वहां भी फातिमा को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। फातिमा शाहिद के सम्मान का यह कारवां इनके आंदोलन की तरह बढ़ता चला गया और फिर इन्हें एक एक करके अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर मैरी कॉम से लेकर भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर किरण बेदी और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित भी इन्हें सम्मानित कर चुकी हैं। तो यहाँ से जो लड़कियाँ जाती हैं, परिवहन की व्यवस्था कैसी है, किस तरह से वो अपनी यात्रा पूरी करती हैं? बाहर पढ़ने जाना होता है यहाँ से बम्बे तक मतलब बस स्टैंड तक पैदल जाते हैं, उसके बाद ऑटो बस वगैरह उसके माध्यम से जाते हैं। कभी आपने प्रयास किया इस बारे में कि यहाँ परिवहन व्यवस्था भी सुचारू हो? नहीं, यहाँ के ग्राम प्रधान ने ई-रिक्शा लगा रखा है, यहाँ से बम्बे तक ई-रिक्शा पर ही जाते हैं, लेकिन अगर वो टाइम पे नहीं मिलता तो पैदल जाते हैं। ई-रिक्शा ग्राम पंचायत की तरफ से फ्री है? जी बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। उसमें कोई भी यहाँ से बम्बे तक मतलब बस स्टैंड तक सफ़र कर सकता है, चाहे वो छात्र आए हों या गाँव के आम लोग हो, कोई भी हो, उनके लिए वो फ्री सेवा है। तो अब आपने पढ़ाई कहाँ तक पूरी कर चुकी है? मैं MA फर्स्ट ईयर कर लिया और सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ सोशियोलॉजी से। अभी किस तरह से आप इस कार्य को कर रही हैं, किस तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए आप प्रेरित कर रही हैं? अब एक्चुअली मेरी 20 अप्रैल को शादी हो चुकी है, मैं इसी गांव की बेटी हूँ और इसी गांव की बहू हूँ। तो अब मतलब अभी से है ना, मोहल्ले के यहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ने आते हैं घर पे ही,
कुछ मतलब सबको मालूम है कि गांव में कि मैं इस तरीके का काम करती हूँ, समाज सेवा करती हूँ। तो महिलाएं हों या बच्चे हों तो वो लॉकडाउन के द्वारा भी मुझसे बातचीत करने के लिए या कुछ भी पूछने के लिए हमेशा आती थी। मतलब हमारे यहाँ ससुराल में भी ऐसा कोई नहीं है कि मतलब कि यहाँ क्यों आना जाना, मतलब खुला माहौल है यहाँ पर भी, कोई भी किसी भी वक्त आ सकता है। अब आपके प्रयासों के बाद यहाँ गांव में बाल श्रम की क्या स्थिति है? बाल श्रम तो मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। हमारी ज़्यादा कोशिश यही रही थी कि ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन लें, लेकिन प्राइवेट हो या सरकारी हो, बच्चे तमाम बच्चे स्कूल में ही करने के लिए आए थे। तो हम इस तरीके से जुड़े बचपन बचाओ आंदोलन से। कितने बच्चों को आप किसान परिवार से जुड़ी फातिमा शाहिद शादी होने के बाद भी बड़ी बेबाक से बोलते हुए बताती हैं कि मायके से ससुराल आने के बाद पति के साथ साथ उन्हें सास ससुर का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, जिसे लेकर उन्होंने अभी भी बच्चों की पढ़ाई के लिए बीड़ा उठाया हुआ है। मेरठ हलचल से खास मुलाकात में इन्होंने बताया कि जब तक उनका जीवन की डोज चलती रहेगी तब तक वे बच्चों की पढ़ाई के लिए कार्य करती रहेंगी और बाल श्रम के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखेंगी। इस कार्य के लिए अब शादी हो चुकी है, ससुराल में हैं, तो यहाँ किस तरह से आप अब ससुराल वालों को अपने तैयार कर रही हैं इस कार्य के लिए? एक्चुअली ससुराल वालों को मेरे पहले से ही पता था कि मैं इस तरीके का कार्य करती हूँ। मेरे शौहर मतलब सास ससुर पूरी तरीके से मेरा सपोर्ट करते हैं। मैं आपको एक बात बताना और चाहूँगी कि मैं शुरुआत से ही मतलब पहले मैं पढ़ने जाती थी, फिर समाज सेवा करती थी, तो मुझ पर घर का काम मतलब काम बिल्कुल नहीं आता था। और लॉकडाउन के चलते ही मेरी अचानक से शादी हो गई थी। तो फिर मेरी जो सासू माँ हैं वो मेरी मामी हैं, उन्होंने ही मुझे खाना बनाना सिखाया था, पूरा सहयोग किया था। मैंने सारा काम यहीं पर आकर सीखा है, यही सही मतलब बहुत सपोर्ट किया है। मेरा सपना तो यही है कि अभी गांव में एक खेल का मैदान बने और एक स्कूल बने जिससे बच्चे आगे बढ़ सके। तो सरकार से भी किसी तरह की कोई मांग है? सरकार से यही मांग है कि एक स्पोर्ट मतलब मैदान बने, ये मांग है, और एक स्कूल की, 2 मांग है। छोटे से गांव से निकली फातिमा शाहिद ने कभी नहीं सोचा होगा कि वह एक दिन इन बुलंदियों पर पहुंचेंगी। उनकी चर्चा राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है। उनके गांव के लोग भी बताते हैं कि पढ़ने में मेहनती फातिमा शाहिद बचपन से ही अन्य बच्चों के मुकाबले कुछ अलग तरह की प्रतिभा की मालिक थी, जिसके चलते फातिमा शाहिद गाँव ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं। कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं और बेटों को नहीं, बेटी को भी आगे बढ़ाएं। ना केवल बेटा ही नाम रोशन नहीं कर सकता बल्कि बेटी भी आपका नाम रोशन कर सकती है। तो ये थी हमारे साथ फातिमा शाहिद, जानी कला की रहने वाली। इनका बेटियों के लिए एक संदेश है, परिजनों को भी संदेश है कि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, जिससे कि बेटियां भी देश का नाम रोशन कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही साथ इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें।